नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मिड कैप मंत्र में। मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जुलाई सीरीज के पहले दिन निफ्टी की मजबूती कायम, 10,350 के करीब कर रहा है कारोबार। आईटी दिग्गजों ने बाजार को दिया सबसे ज्यादा सहारा, लेकिन निफ्टी बैंक में आज हल्की मुनाफा वसूली, दिन की ऊंचाई से अब 300 अंक नीचे। एक्सेंचुअर के अच्छे नतीजे और कमेंट्री के बाद आईटी शेयरों में दिखा जोश। निफ्टी आईटी इंडेक्स 3% ऊपर, इन्फोसिस 5% की तेजी के साथ बना निफ्टी का नवाब। विप्रो टीसीएस में भी दिखी जमकर खरीदारी। और सीएनबीसी आवास पर मिली दर्शकों को शानदार कॉल्स। फोर्टिस मलार हॉस्पिटल और स्पिक में करीब 9% की दिखी तेजी। सुबह 2020 में दी थी हेमंत ने तेजी की कॉल। नीरज का पीएनसी इंफ्रा 11% भागा, तो प्रदीप ने जोड़ा एनआरबी बेरिंग्स को 8% की तेजी स्टॉक में। और रिजर्व बैंक के बोर्ड की अहम बैठक जारी। वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग पर फैसला संभव, कोरोना से मुश्किल में फंसी कंपनियों को मिल सकती है राहत। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा रिस्ट्रक्चरिंग पर चल रही है आरबीआई से बात। और आज नतीजों का बड़ा दिन, करीब 250 कंपनियों से ज्यादा पेश करेंगे अपनी तिमाही नतीजे। दिग्गजों में आईटीसी, कोल इंडिया पर रहेगी नजर, तो ग्लेनमार्क, आईआरसीटीसी के चौथे तिमाही के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। आईटीआई, नैल्को, ऑयल इंडिया भी पेश करेंगी आज अपने तिमाही नतीजे। ओके, तो इस समय आप मार्केट के एक्शन पर नजर रखिए, क्योंकि यहाँ पर आज जुलाई सीरीज का जो हमने आगाज किया है वो पॉजिटिव नोट पर जरूर किया है। ऊपरी लेवल से थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली चल रही है, लेकिन निफ्टी पर ध्यान दीजिए, 60 पॉइंट ऊपर है, 10,350 के ऊपर टिक पाने में कामयाब है। निफ्टी बैंक जो जून की सीरीज में अच्छी खासी तेजी दिखा चुका है, वहां पर आज थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखने को मिली है, बिखरा नहीं है। 21,400 के लेवल्स को लगातार होल्ड करता हुआ एक काउंटर नजर आएगा आपको। आज 75 पॉइंट नीचे है, लेकिन मिड कैप्स पर ध्यान दीजिए, और इस आधे घंटे में हमारा फोकस मिड कैप काउंटर्स पर ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 100 पॉइंट से ज्यादा का उछाल। और खास बात इस पूरे हफ्ते की यही रही है कि मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है। करीब करीब 11% से ज्यादा के गेन्स जून के महीने में मिड कैप इंडेक्स ने सामने रखे हैं, और उम्मीद यही है कि यही सिलसिला तेजी का जारी रहेगा। अब ऐसे में आपको आज की हाइलाइट्स में सबसे पहले बता देती हूं कि 10,350 के लेवल को होल्ड कर रहा है निफ्टी, वो एक पॉजिटिव है। जुलाई सीरीज हमने शुरू की है एक पॉजिटिव नोट पर। निफ्टी बैंक में जो प्रेशर आया है उसमें कोटक महिंद्रा बैंक में आज हमने देखा काफी दबाव बनता दिखाई दिया, और उस वजह से इंडेक्स पर प्रेशर बनता दिखाई दिया है। आज कुछ सरकारी बैंकों में भी कुछ हल्की मुनाफा वसूली चल रही है, लेकिन आईटी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। आईटी इंडेक्स भागा है इन्फोसिस की अगुवाई में। टीसीएस, विप्रो, माइंट्री, ये सभी स्टॉक्स है जहां पर बड़ा जोश देखने को मिला। आज एफएमसीजी शेयरों में हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। सरकारी कंपनियां आज फिर फोरफ्रंट पर आई हैं। तो ये फिलहाल एक अपडेट आपके लिए मार्केट का है। अब गाबा साहब से पूछ लेते हैं कि आज का क्या प्लान है। गाबा साहब देखिए, जून की सीरीज हमने एक इंडेक्स के लिहाज से फ्लैटिश नोट पर जरूर की होगी, लेकिन ओवरऑल जून के महीने में 7% से ज्यादा की कमाई हुई है ट्रेडर्स की। आज जुलाई सीरीज का पहला ट्रेडिंग सेशन है। इस समय इंडेक्स में आप क्या ट्रेड लेंगे? हर्षदा, ऐसा था कि जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 10,551 पर, और हमने हाई देखा 10,552, तो टारगेट तो अचीव हुआ, लेकिन वहां पर पहुंचा तो 10 दिन के बाद पहुंचा, लगातार एक स्विंग लो से स्विंग आया, तो दो बातें अगेंस्ट हो गई। तीसरी की जो बार बना था, एक रिवर्सल बार बना था। अब इतना दौड़ने के बाद क्वाइट पॉसिबल 10,551 भी जा सकता है। अगर वो क्रॉस कर लेगा तो फिर यस 500 पॉइंट की तेजी है, लेकिन जब तक वो क्रॉस नहीं करता मैं उसको रिस्पेक्ट करूंगा 10,550 को। शायद एक यहाँ पर एक करेक्शन की जरूरत है। करेक्शन दो तरह के होते हैं, एक टाइम वाइज, एक प्राइस वाइज, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा डिप या स्लगिश माहौल होना चाहिए, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, 10,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 10,000 के इर्द गिर्द 10,070 हो या
9,970 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर, 9,970 आए तो फर्क पड़ता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है स्टॉक स्पेसिफिक्स में, लेकिन हाँ जमकर पैसा बन रहा है। ये बताइए आप कि कौन से स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए आपने आज? कोचिन शिपयार्ड मुझे अच्छा लगता है, मुझे यहाँ पर पॉसिबल है कि एक अप मूव मिले। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 350-360 के नजर आते हैं, वक्त लग सकता है लेकिन वहां तक जाना चाहिए। कोचिन शिपयार्ड बढ़िया चार्ट है, स्टॉप होगा 290 का। और दूसरा है, मैंने एक फिनोलेक्स इंडस्ट्री निकाला लेकिन वो सर्किट पे है इसलिए मैंने उसको चेंज कर लिया और गुजरात गैस दे दिया। गुजरात गैस में भी एक अपमूव है, यस अपमूव ऑन है, इसका टारगेट ऑन द अपसाइड को 350 का है, स्टॉप होगा 306 का। ओके तो कोचिन शिपयार्ड में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की है और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में भी 550 के टारगेट के लिए और या फिर उससे ज्यादा के टारगेट्स आपके हाथ लगते हुए दिखाई देंगे, वहां पर एक अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, कुछ स्टॉक्स का हमने जिक्र किया था कुछ देर पहले, उस पर एक नजर रखिए एक बार फिर। ITI ये काउंटर करीब 109 के लेवल्स पर आ चुका है, 1.5% की बढ़त। हम जो कार्यक्रम ब्रेक से पहले आपके लिए पेश कर रहे थे, देसी बॉयज काबा साहब, इसमें मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक ऑफ कोर्स जून के महीने में अच्छी खासी तेजी दिखा चुका है, लेकिन चार्टिकली आप बताइए, आज फिर स्पाइक आ रहा है, नंबर्स आने वाले हैं और ITI में क्षमता है बड़े पैमाने पर भारत के टेलीकॉम इक्विपमेंट में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए। इनको वो जिम्मा भी दिया जाएगा जब चाइना से टेलीकॉम इक्विपमेंट सप्लाईज हम ड्रास्टिकली कम करेंगे। इन लेवल्स पर अगर कोई खरीदता है तो आगे के टारगेट स्टॉप लॉसेस क्या रहेंगे? सबसे पहले एक स्टॉप होगा 105 का, अपमूव मिल सकता है, ट्रेडिंग बाउंस मिल सकता है। पहला टारगेट रहेगा 115, 115 चला गया तो फिर मॉडिफाई भी कर सकते हैं उसको 118, 120, लेकिन मुझे लगता है 115 तक जाना चाहिए। 108 से 115 ₹7 का अपमूव है, 5-7% का मूव है यहाँ पर। स्टॉप होगा 105, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में ITI में, ले लेना चाहिए। अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप तेजी की पोजीशन लेकर चलें। और इसकी हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ABB आपको याद होगा, ये प्रदीप ने मेंशन किया और इसकी चर्चा गाबा साहब हमने कल दोपहर में की थी जब वो पावर मिनिस्ट्री वाली खबर आई। आपकी क्या राय रहेगी, क्या ABB में भी आज भी मौका दिख रहा है तेजी करने का? जी हाँ, मुझे लगता है 950 का एक फर्स्ट टारगेट रहेगा, लेकिन 1000 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, शायद वो भी पार कर लेगा आते दिनों में। ABB का जो चार्ट देखेंगे ना लॉन्ग टर्म का, तो ये बॉटम आउट हो चुका, इसमें जब भी डिप्स मिलती है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। सिर्फ एक 900 का स्टॉप लगाना चाहिए और ट्रेड करना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके तो तेजी का ट्रेड ये देखिए ABB है 4% ऊपर, और हमने बात की ऑफ कोर्स ITI की भी। चलिए वरुण आपको बताएंगे और के मिड कैप स्टॉक्स में बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए मिड कैप इंडेक्स में अगर आप देखें तो करीब करीब 100 पॉइंट के आसपास की तेजी, और काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे खबरों के चलते अच्छा खासा एक्शन देखने मिल रहा है। PNC इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए 1400 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं NHAI से, उसका इंपैक्ट इस काउंटर पे देखने मिल रहा है, जबकि खरीदारी इस काउंटर पे हो रही है। वहीं हिंदुस्तान जिंक, वेदांता को जो डीलिस्टिंग का अप्रूवल मिला है शेयर होल्डर्स का, उसका इंपैक्ट पूरे ग्रुप स्टॉक्स पे हो रहा है। तो हिंदुस्तान जिंक 5% के आसपास की तेजी, और प्रेस्टीज में ब्रोकरेज हाउसेस ने अपना प्राइस टारगेट बढ़ाया है, उसका इंपैक्ट देखने मिल रहा है। नतीजों का इंपैक्ट IOB, TTK प्रेस्टीज नतीजों के बाद तेजी है, लेकिन अशोक लेलैंड और अपोलो हॉस्पिटल नतीजों के बाद यहाँ लाल निशान में कारोबार हो रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो एक्सेंचर के रिजल्ट्स आने के बाद पूरा IT स्पेस जो है वो आज जम के तेजी दिखा रहा है। ओरेकल फाइनेंस, माइंडट्री, एम्फेसिस, NIT टेक, तमाम ये IT काउंटर्स है जहां अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो रही है। इसके अलावा PSU स्पेस अगर आप देखें तो यहां भी खरीदारी है। EIL, HPCL, कोचिन शिपयार्ड, ऑयल इंडिया को देख लीजिए, जम के खरीदारी यहां भी देखने मिल रही है। तो ये दो सेक्टर्स है जहां पे सबसे ज्यादा खरीदारी है। इसके अलावा टाटा पावर करीब 5% के आसपास की तेजी दिखा रहा है। JSPL, IDBI बैंक, जब से आवाज ने वो एक्सक्लूसिव खबर दी तब से लगातार काउंटर तेजी में, आज भी 5% की तेजी। और वोडाफोन आइडिया आज करीब 7% के आसपास के गेंस दिखा रहा है। जिन स्टॉक्स में दबाव है उसमें सुमितोमो केमिकल्स है, IIFL वेल्थ, इनफैक्ट पूरा IIFL ग्रुप जो है कल खबरों के चलते तेजी में था, आज मुनाफा वसूली है। PVR में करीब 4% के आसपास की गिरावट है, और IRCTC रिजल्ट्स डिफर किए हैं, उसका इंपैक्ट 2% के आसपास की गिरावट यहां देखी जा रही है। ओके तो ये फिलहाल वो स्टॉक्स जहां पर हरकत देखने को मिल रही है। PVR का स्टॉक नीचे फिसल रहा है वरुण, उसकी वजह मैं बता देती हूँ। सरकार प्लान कर रही है पॉपकॉर्न पर 18% का GST लगाया जाए,
और हम सब जानते हैं जब आप पीवीआर मूवी देखने जाते हैं तो सबसे ज्यादा पॉपकॉर्न आप खाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट देखिए पीवीआर के शेयर में भी। जोक्स असाइड, आरबीआई की आज बड़ी बैठक हो रही है बोर्ड की, उसमें ऑफ कोर्स कोविड इम्पैक्ट पर चर्चा की जाएगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोन रिस्ट्रक्चरिंग बड़ा मुद्दा रहेगा। प्रदीप, क्या कुछ सुनने में आ सकता है उस बोर्ड बैठक के बाद? जी हाँ, बोर्ड बैठक अभी चल रही है और जल्दी इसके पूरे होने की उम्मीद है। उसके बाद हमें आरबीआई से और डिटेल्स मिलेंगे कि किन किन मुद्दों पर आज की इस बैठक में चर्चा हुई है। जो सबसे अहम बात है वो ये कि अमूमन महीने में एक बार आरबीआई की बोर्ड मीटिंग होती है और ये बड़े पॉलिसी मैटर्स पे राय ली जाती है। इसमें काफ़ी एमिनेंट कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सरकार के प्रतिनिधि हैं और आरबीआई की जो टॉप मैनेजमेंट है वो तो इसमें होते ही हैं। लेकिन इस बार कोविड की वजह से बैठक नहीं हो पा रही थी और अब फाइनली आज आपको एक मीटिंग होती हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तौर पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे सबसे बड़ी चर्चा इसी बात की रहने वाली है कि अब तक आरबीआई ने जो कदम उठाए हैं कोविड-19 से निपटने के लिए, जिस तरह से कंपनियों को मॉरेटोरियम दिया, इंडिविजुअल्स बोरोवर को मॉरेटोरियम मिला और साथ साथ बैंकों को भी राहत दी गई है नए एनपीए के रिकॉग्निशन को लेकर के। साथ में आरबीआई ने 2 बार रेट कट्स भी किए हैं। अब आगे और आरबीआई की ओर से क्या कुछ किया जा सकता है? इस समय जो एक मुद्दा सब जुडिस है, जहां ब्याज पर ब्याज लेने से राहत की बात की जा रही है, वो एक मामला होगा जो चर्चा में होगा। और एक चीज जिस पर सबसे ज्यादा हमारी नजर है वो ये है कि वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग की इजाजत कॉर्पोरेट लोन्स के लिए दी जाए। तो अब तक राहत मिली है मॉरेटोरियम के तौर पे रिटेल बोरोवर्स को। एसएमईज के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ की एक गारंटी के साथ इंक्रीमेंटल फंडिंग का इंतजाम किया है, लेकिन बड़ी कंपनियों के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए अब तक कोई राहत नहीं आई है इस तरह की सामने। मॉरेटोरियम तो खैर ऑफ कोर्स है, लेकिन उसके बाद इसका जो पेमेंट किया जाना है उसको लेकर के वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग पर काफी ज्यादा फोकस है। वित्त मंत्री ने कल ही एक संकेत किया था एक वेबिनार के दौरान कि आरबीआई के साथ बातचीत चल रही है और जल्द ही वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के लिए वो तैयार होंगे। बैंक्स को यहां पर ये उम्मीद है कि उन्हें काफी ज्यादा छूट दी जाए, यानी आरबीआई ऐसी गाइडलाइंस दे जिसके तहत बैंक्स केस टू केस बेसिस पर स्वतंत्र होकर के निर्णय ले पाए, उनके हाथ ज्यादा बांधे न जाएं, ताकि जिन कंपनियों को दरअसल रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है और जो कंपनियां वाकई में रिस्ट्रक्चरिंग की हकदार हैं, जो कि वक्त दिए जाने पर पक्के तौर पर अपना पैसा लौटाएंगी और जिनके ऊपर मार सिर्फ इसलिए पड़ी है क्योंकि स्लो डाउन बहुत ज्यादा सीवियर हो गया, तो उस पर नजर होगी। बोर्ड अमूमन एक पॉलिसी के तौर पे किसी बात पे चर्चा करता है, इसके जो डिटेल्स हैं, कॉन्टूर्स हैं, वो फिर आरबीआई के एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की ओर से गवर्नर और डिप्टी गवर्नर मिलकर के तैयार करेंगे और वो जारी किया जाएगा। शुक्रिया प्रदीप इस हेड्स अप के लिए। तो जो भी हाइलाइट्स निकल कर आते हैं और स्पेशली लोन रिस्ट्रक्चरिंग के मामले पर देखिएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी कहा है कि इस पर बातचीत चल रही है आरबीआई से, तो वहां पर एक बड़ा रिलीफ आने की उम्मीद अभी भी कायम है। शुक्रिया प्रदीप इस अपडेट के लिए। इस बीच पेपर स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, उन पर हम बात करेंगे, लेकिन आईटी सेक्टर जो आज दरअसल इंडेक्स को सबसे ज्यादा सपोर्ट दे रहा है इन्फोसिस की अगुवाई में, उसकी पहले बात कर लेते हैं, फिर पेपर स्टॉक्स पर आएंगे। दीपाली, एक्सेंचर के नंबर्स और कमेंट्री अच्छी रही, बताइए एग्जैक्ट डिटेल्स क्या सामने रखे हैं एक्सेंचर ने? इनफैक्ट एसेंचर के अच्छे अर्निंग्स की वजह से ही हमने अक्रॉस द बोर्ड आईटी स्पेस में खरीदारी देखी है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ये थी कि एसेंचर के क्वार्टर 3 में $10.73 बिलियन के रेवेन्यूज रह सकते हैं, लेकिन आंकड़ा एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर आया है और ये $11 बिलियन का है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। इंडियन आईटी कंपनीज की भी बात करें तो 2-3 चिंताएं इन कंपनीज को हो रही थी। पहला तो ये कि क्लाइंट एडिशन कैसे होता है, बुकिंग्स आती हैं या फिर नहीं, लेकिन एसेंचर के कमेंट्री के बाद ये सारे डर थोड़े दूर हुए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने इनफैक्ट ये बात कही है कि जो बुकिंग्स में ग्रोथ आई है एसेंचर के लिए, वो इंडियन आईटी कंपनीज के लिए भी पॉजिटिव और हो सकता है इंडियन आईटी कंपनीज भी क्वार्टर 4 में स्ट्रॉन्गर बुकिंग्स डिलीवर करें। सीएलएसए का भी सिमिलर व्यू यही है कि कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ पॉजिटिव रही है। एसेंचर के मैनेजमेंट की गाइडेंस जो है, कमेंट्री जो है डील्स को लेकर, वो इंपॉर्टेंट है। जो अनुमान लगाया जा रहा था कि डील कैंसिलेशन ज्यादा रह सकता है, उतनी कैंसिलेशन नहीं हुए हैं, तो इंडिकेशन ये मिल रही है एसेंचर के अर्निंग्स में कि आईटी सेक्टर को लेकर एनवायरमेंट, ऑपरेटिंग एनवायरमेंट ठीक है और डील पाइपलाइन फर्दर स्ट्रांग ही रहेगी। इसी कारण हमने दिग्गज आईटी कंपनीज हो या फिर मिड कैप आईटी कंपनीज हो, एक अच्छा रनअप आज देखा है। जी हाँ, और खास बात ये भी है कि कल इन्फोसिस की एजीएम भी होने वाली है,
उस पर भी हमारी नजरें रहेंगी कि यहाँ से आगे का आउटलुक का क्या कुछ मैनेजमेंट की तरफ से आता हुआ दिखाई देता है या नहीं। आपको याद होगा ज्यादातर इन कंपनियों ने प्लान कर लिया है कि वर्क फ्रॉम होम से ही काम चलाएंगे, लेकिन डील्स किस तरह की हैं, सेंटिमेंट कैसा बन रहा है, उस पर भी कुछ खुलासा हो सकता है। इनफैक्ट अगले हफ्ते कई सारी ईजीएम्स होने वाली हैं, 2 ईजीएम और 16 एजीएम, और एक और एजीएम जिस पर हमारी नजरें रहेंगी वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, और 15 तारीख को ऑफकोर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी एजीएम आने वाली है। तो ये बात हुई इन कंपनियों की। पेपर स्टॉक्स पर एक फटाफट व्यू लेते हैं, फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। पेपर कंपनियों में गावा साहब, मालू पेपर इस समय का टॉप ट्रेडेड काउंटर है 5.5% ऊपर, और दूसरा है जेके पेपर जिसमें तेजी आ रही है, और जेके पेपर में सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। तो आप किस स्टॉक के साथ ज्यादा प्रेफर करेंगे पोजीशन लेना? नॉन ब्रांड जिसमें ऑफ कोर्स वॉल्यूम्स अच्छे खासे हैं, या फिर मालू पेपर? मालू पेपर में और जेके दोनों ही ठीक नजर आते हैं मुझे। मालू पेपर की बात करें तो एक स्टॉप होना चाहिए 30 रुपए का, ऑन द अपसाइड जो टारगेट को 38 और 40 के नजर आते हैं, तो अच्छा आपको मालू पेपर में भी है। रही बात जेके पेपर की, यस यहाँ पर भी तेजी है, उसने जो पार किया है 100 का जोन, वहां पर एक अच्छी बात है। ये तो 100 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन गया, फिर 110 115 भी जा सकता है आते दिनों में। यस, अपू दोनों में ही है, दोनों में अपमूव पोजीशन ली जा सकती है। चलिए वक्त हो रहा है इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का। सीएससी वेंचर्स के नंबर्स आ चुके हैं, स्टॉक 4% ऊपर, ये इस पर भी हमारी नजरें रहेंगी। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद असीम को जोड़ेंगे, और असीम आपको बताएंगे कि चाइना से जो बड़े पैमाने पर इक्विपमेंट सप्लाई होता है उसके क्या हाल है और उसका क्या इम्पैक्ट इंडस्ट्री पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र CNBC आवाज पर। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे यूको बैंक का, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा फ्लैश स्क्रीन पर मुझे दिख रहा है कि बैंक दरअसल घाटे से मुनाफे में आ गया है। ये टिकर टीम ने अभी अभी अपडेट डाल दिया है, तो वो स्टॉक अच्छी खासी तेजी दिखाता हुआ 1550 करोड़ का घाटा था, उसके मुकाबले कंपनी ने 17 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है, और स्टॉक को लग गए हैं पंख, 15% भाग चुका है। अब ये काउंटर अनलकीली 20 रुपए के नीचे का है, लेकिन बहुत बढ़िया नंबर्स देखने को मिले हैं। गाबा साहब, ट्रेड का पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं यूको बैंक में। प्रॉफिट में आया है बैंक, और सभी PSU बैंकों में नजरें होनी चाहिए, क्योंकि वही एक ड्रैगर साबित हो रहे थे। आप देखिए निफ्टी बैंक में क्या जबरदस्त टर्न अराउंड देखने को मिला है। निफ्टी बैंक जो इस कार्यक्रम की शुरुआत में दरअसल था नेगेटिव 100 पॉइंट नीचे, अब सिर्फ 34 पॉइंट ही नीचे रह गया है। तो यहाँ पर बहुत तेजी से रिकवरी आती हुई साफ तौर से देखने को मिली है, और ये इनफैक्ट इंडेक्स है, PSU बैंक इंडेक्स रखिएगा स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब, जो स्काई रॉकेट कर रहा है। यहीं पर हमने देखा है वो बड़ा मूव आता हुआ। यूको बैंक की प्रॉफिट के आंकड़े को देखकर और भी यहाँ पर हौसला बढ़ा है, और ये तमाम स्टॉक्स है जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो यूको टॉप गेनर है 17% ऊपर, और अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, ये छोटे बैंकों में भी तेजी देखने को मिली है। गवा साहब, बड़े अरसे बाद यूको की बात हो रही है, बताइए चार्ट में आज के मूव को देखकर कुछ मन बना है ट्रेड करने का, या फिर अभी भी अवॉइडेबल कैटेगरी में है ये? नहीं, अवॉइडेबल तो नहीं है, क्योंकि लगता है ये बॉटम आउट हो चुका 12.5-13 जोन पर। ये लगता है कि अपमूव शुरू होना चाहिए, थोड़ा वक्त देंगे तो 20 का जोन भी देखेंगे। अब 16 रुपए चल रहा है, स्टॉप लगाना पड़ेगा 14 रुपीज का, मेरे ख्याल से अपमूव ऑन है, सर्किट पे है शायद। जब बात की थी शुरू तब कम था, अब सर्किट पर आ गया सर। ऐसे नंबर्स देख के जी हाँ, ऐसे नंबर्स देके सर्किट लग गया। इनफैक्ट जब ये नंबर्स आए तभी तो 15% भाग गया था, तो वैसे भी मौका नहीं मिल रहा था स्टॉक में ट्रेड लेने का। मैं आपको एसेट क्वालिटी बता दूं, नेट एनपीए 6.3% से घटकर 5.5% पर आई है, तो नंबर्स काफी अच्छे साबित हुए हैं, और उसका पूरा फायदा देखिए आज के दिन इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और बैंक निफ्टी का चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब, क्योंकि ये अब रह गया है सिर्फ 9 पॉइंट नीचे। और निफ्टी बैंक में आप गौर करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा में तेजी आने लगी है, पीएनबी में निचले लेवल से ½ % का मूव आ चुका है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी हल्की हल्की खरीदारी आ रही है। बीओबी, पीएनबी, एसबीआई में से कुछ लेने लायक लग रहा है क्या आपको गावा साहब? बीओबी, एसबीआई, वेल बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे लगता है पीएनबी पंजाब नेशनल देना चाहिए,
और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर निकाल देते हैं, वो तो बैंक ऑफ इंडिया तो मेरे ख्याल से अवॉइड कर देना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी शायद एक यहाँ पर सपोर्ट मिले, लेकिन ये शायद कहूंगा और बेस्ट अवॉइडेड दोनों ही। नहीं तो किस लेवल के ऊपर आप एसबीआई में पोजीशन लेंगे ये बताइए। एक्चुअली मुझे आज का हाई क्रॉस करना बहुत जरूरी है एसबीआई में। जब तक वो क्रॉस नहीं करता तब तक मैं मान के चलूंगा शायद डाउन है, क्योंकि 2 दिन पहले तो थर्सडे को हमने मुंह देखा था, वेडनेसडे को इट्स अ वीक मूव, तो एक बाउंस के लिए जरूरत है, आज का हाई क्रॉस करना जरूरी है। अगर वो नहीं करता मैं नहीं करता। ओके तो आज का हाई 188 था, ये क्रॉस करेगा। आपके पास तो टाइम बहुत है, अब तो सिर्फ 1:20 हुए, 3:30 बजे तक मार्केट ऑन रहेगा। 188 क्रॉस करे तो गाबा साहब इसमें तेजी करेंगे, लेकिन हाँ एक टर्न अराउंड जरूर आया है, निफ्टी बैंक में बहुत बढ़िया चाल देखने को मिली है। चलिए अब चीन और भारत के बीच जो स्थिति और भी तनावपूर्ण बढ़ती हुई दिखाई दे रही है उस पर आते हैं, और इसका इम्पैक्ट देखिए स्पेशली अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पर बनने लगा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर हम सब जानते हैं कि चाइना से हम माल इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर फिनिश गुड बनाने के लिए। तो टैबलेट्स हो, आपके मोबाइल फोन्स हो, ऐसे कई सारे कंसाइनमेंट्स हैं जो कस्टम्स में अटके पड़े हैं। असीम स्टोरी को ट्रैक कर रहे हैं। असीम, क्या इम्पैक्ट पड़ने लगा है बताइएगा। देखिए, जो चीन और भारत के बीच में फेस ऑफ हुआ उसका सबसे ज्यादा असर जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर पड़ रहा है। खासतौर पे की जो टीवी है, मोबाइल है, आपके टैबलेट्स है, आपके लैपटॉप्स है, उनके ऊपर सबसे ज्यादा इसका असर जो है देखने को मिलेगा। जो कस्टम डिपार्टमेंट है उसने जितने भी कंसाइनमेंट जो है चाइना से आ रहे थे उनकी फिजिकल स्कैनिंग जो है वो शुरू कर दिया है। पहले उनको ऑटोमेटिक अप्रूवल जो है वो मिल जाता था, लेकिन अब 100% फिजिकल स्कैनिंग जो है वो की जा रही है, यानी कि इसमें काफी ज्यादा वक्त जो है वो लग रहा है। सारे पैकेट्स को खोल करके देखा जा रहा है कि इनके अंदर क्या है, तो उसमें काफी ज्यादा वक्त जो है लग रहा है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन में काफी डिस्ट्रप्शन जो है हुआ ही है। जो इंडस्ट्री है उसका कहना है कि पहले जो 2 महीने की वजह से लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से सप्लाई चेन जो है ब्रेक डाउन हो गई थी, और अब जो कस्टम में जिस तरह की देरी जो है वो लग रही है, तो आने वाले दिनों में इसका असर जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर भारी मात्रा में देखने को मिल सकता है। पहला तो जो है कंपनियों ने दाम बढ़ाने जो है वो शुरू कर दिए, करीब 12% के आसपास दाम जो है कंपनियों ने बढ़ा दिए। खासतौर पर इसमें डॉलर का रुपए के मुकाबले इम्पैक्ट है, और ये जो कंपनियां हैं इन्होंने डिस्काउंट्स देने जो है वो कम कर दिए। तो ये पूरा जितना भी सप्लाई चेन है ये डिस्टर्ब होने से आगे भी आपको असर जो है देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पे असर जो है देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में इंडिया अपनी तैयारी कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो करे, लेकिन हम 80% जो है डिपेंडेंसी है हमारी चाइना से रॉ मटेरियल के ऊपर, तो उसका असर जो आपको देखने को मिला। मोबाइल कंपनियां करीबन 71% जो है चाइनीज कंपनियां जो है भारतीय बाजार में ही मोबाइल बेचती हैं, तो आने वाले दिनों में आप कंज्यूमर के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। तो इसका डीपर इम्पैक्ट जरूर देखा जाएगा आगे चलकर, लेकिन वक्त ही ऐसा है कि हम चाइना का बहिष्कार कर रहे हैं और वो तमाम कंसाइनमेंट्स ऑफ कोर्स कस्टम्स में किसी कारण से ही अटके हैं। वक्त हो रहा है इनफैक्ट आप सभी से इजाजत लेने का। ब्रेक में जाते जाते आप निफ्टी बैंक पर नजर रखिएगा। फेडरल, इंडसइंड, HDFC बैंक, यहाँ पर अच्छे साइंस दिखने लगे हैं। तीनों ही स्टॉक्स इनफैक्ट 1.5 से 2% प्लस के गेंस दिखा रहे हैं। और इस बीच खिलाड़ी नंबर 1 का एक अपडेट भी आपको मैं बता दूं। L&T टेक सर्विसेज का स्टॉप लॉस थोड़ा सा रिवाइज किया है राजा ने, वरना किसी भी ट्रेड में ना प्रॉफिट इन्होंने बुक किया है। तीनों ही जानकारों की मैं बात कर रही हूं। तो ओवरऑल रिटर्न्स के मामले में अभी भी राजा वेंकटरमन 30% प्लस के रिटर्न्स पर बैठे हैं। विकास सालुंग के करीब 25% तक के रिटर्न्स कमा चुके हैं, और 11% से ज्यादा के रिटर्न्स अब हो गए हैं आशीष कयाल के। तो ये है अब तक का मुकाबला। 3:30 बजे आपको पता लगेगा कि इस हफ्ते का खिलाड़ी नंबर 1 कौन बनता है। तो ये है अब तक के रिटर्न्स। चलिए इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मार्केट्स खासतौर से निफ्टी बैंक वॉलेटाइल है, लेकिन RBI की बोर्ड बैठक में अगर कुछ ऐसा सिग्नल आता है कि बड़े पैमाने पर लोन रिस्ट्रक्चरिंग होने वाली है, तो उसके बाद निफ्टी बैंक में और भी एक्शन देखने को मिलेगा। तो वही ट्रेड है जो आपने आज दोपहर में वॉच करना है। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.